आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, एक रिसर्चर के तौर पर हम देखते हैं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी को। हम बात करेंगे पूरे मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पे। और सबसे पहले कैप्टन साहब यही कि जो हालात है वो काफी धमाका खेज हैं। अमेरिका भी अटैक कर रहा है और ईरान भी कर रहा है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि अमेरिका का मकसद था कि किसी तरह से जो नए सुप्रीम लीडर बने मुश्तबा खामनाई, उनको उनकी शिनाख्त की जाए, उन तक पहुंचा जाए और उन्हें मार दिया जाए। कई बार इस तरह की हम लोगों ने बात भी की थी और मुझे तो लग रहा है कि डेलीगेशन भेजना और ये सब करना ये सिर्फ ये था कि उनका पता लगाया जा सके, लेकिन वो अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ है। और अब ये दावा है कि साहब वो ईरान में तो नहीं है। इस तरह की बातें, यानी ये वही मीडिया है जो खोजी है और जो लगातार इसमें लगा हुआ है किसी तरीके से सुप्रीम लीडर को खत्म किया जाए, तो उसमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जो अब अटैक हो रहे हैं उसमें जिस तरह का अटैक ईरान ने किया है, कई सोल्जर जो अमरीकी हैं वो मारे गए। अब अमेरिका बौखलाया हुआ है, लेकिन जिम्मेदार कौन है इसका? अगर अमरीकी फौजी मारे जा रहे हैं तो इसके लिए ईरान जिम्मेदार है या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है, कैप्टन साहब? हाँ डॉक्टर रिजवी, इसमें कोई शक नहीं है कि पहली चीज तो मुस्तफा खामिनी को ढूंढने की एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं सीआईए और मोसाद। और मैं आपको मोसाद का एजेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। सऊदी में करीबन 7-8 हैं, कुवैत में करीबन 10-15 हैं मोसाद के एजेंट, यूएई कुवैत में 4-4 5-5 हैं। ईरान के अंदर मोसाद के जीव एजेंट, यानी ऐसे मोसाद के एजेंट जो हैं तो ईरान के नागरिक लेकिन हैं जीव, ऐसे काफी बड़ी तादाद में। एक और चीज मोसाद ने की है कि फिलिस्तीन में जो इजराइल में जो अरब लोग हैं, देखिए इजराइल में भी करीबन 20 लाख अरब लोग हैं। इनमें से करीबन 200 अरब लोग जो कि इजराइल के अंदर रहते हैं उनको मोसाद ने ट्रेन किया। इनमें से क्योंकि वो अरब हैं तो ईरान के बारे में जानते हैं, वेशभूषा, खाना पीना, धर्म, रीति रिवाज। ये जो 200 अरब सिटीजन हैं इजराइल के, जो इजराइल के अंदर रहते हैं, इनमें से करीबन 20 को ईरान में भेज दिया गया है, तेहरान में भेज दिया गया है। ये लोग लगातार कांटेक्ट में हैं, करीबन 10,000 या 20,000 शाह ऑफ ईरान के जो सपोर्टर्स थे। देखिए 1979 में जब शाह को भगाया गया तो उस वक्त शाह ऑफ ईरान के साथ जो लोग काम करते थे उनकी, तब समझिए इन लोगों की उम्र थी 25 साल 30 साल। अब 46 साल के बाद इन लोगों की उम्र है 60 साल 70 साल। तो ये जो मोसाद के अरब एजेंट हैं जो कि तेहरान में हैं, ये लोग करीबन 10,000 या 20,000 ईरानियों के कांटेक्ट में हैं जो कि शाह ऑफ ईरान के सपोर्टर थे 1979 के पहले और अभी भी हैं। इन लोगों को डिप्लॉय किया गया है ढूंढने के लिए कि मुस्तफा खामेनी कहां पर है। जिस दिन भी इनको आइडिया हो जाएगा, आप यकीन मानिए अगले 15 मिनट के अंदर ही एक मिसाइल आकर वहां पर कंपाउंड के अंदर गिरेगी। एक नहीं, 10 या 16 या 24 मिसाइलें उस कंपाउंड के ऊपर आके गिरेंगी, जिसमें भी इनको शक है कि मुस्तफा खामेनी है। चलो दूसरे वाले उसमें जाते हैं टॉपिक पर। आपने कहा कि अमेरिका ने अगर हमला किया, जाहिर बात है किसी भी फौज को मालूम है कि अगर वो लड़ाई में है तो कैजुअलिटी होंगी, कुछ दर्जनों सिपाही तो मारे जाएंगे और कुछ 100 घायल भी होंगे।
बाय द वे, फौजी भाषा में डॉक्टर रिजवी, मैं घायल का डेफिनेशन बता देता हूँ। किसी के पैर में बम लग गया, हाथ में बम लग गया, उसको घायल नहीं माना जाता। फौजी डॉक्टर उसको घायल नहीं मानते। घायल तभी माना जाता है जब उसका पैर कम से कम घुटने तक उड़ गया हो। जैसे किसी को बम लगा लड़ाई के मैदान में, उसके पैर की 3 उंगलियां उड़ गई, उसको घायल नहीं माना जाता। फौजी भाषा अमेरिकन आर्मी का भी, इंडियन आर्मी का भी यही है कि ठीक है, जंग के मैदान में तुम्हारी 3 उंगलियां उड़ गई हैं, तुम घायल नहीं हो। घायल डेफिनेशन में, स्टैटिस्टिक्स में वो तभी आता है जब उसका पैर घुटने तक उड़ गया हो, या हाथ जो है वो कोहनी तक कट चुकी हो। तो अब जाहिर बात है, अमेरिका सबको मालूम है, पेंटागन को भी मालूम ऐसा होता रहता है। उनके जनरल्स, अच्छी बात है कि पेंटागन में सारे जनरल्स जो हैं वो एक समय तो लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर थे, और उन्होंने वियतनाम में लड़ाई लड़ी, उन्होंने अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी, उनको मालूम ऐसा होता रहता है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो दे रहे हैं बयान, देखिए ये पॉलिटिकल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव आ रहा है कि हमारे भाई, हमारे पिताजी, हमारे बेटे क्यों घायल हो रहे हैं, तो उनको उनके सपोर्ट में कुछ तो बोलना है। तो कोई भी नेता सबसे पहले यही कहेगा कि हम बदला लेंगे, भरपूर बदला लेंगे। और इसमें क्या जाता है, बोलो, बदला लेने के लिए हमने 10 जहाज 20 बॉम्ब के साथ भेज दिए आगे बॉम्बिंग करने के लिए। जी डॉक्टर रिजवी। सही कह रहे हैं। और ये मुझे नहीं मालूम था जो आपने डिफिनेशन बताई कि जख्मी की फौज में क्या होती है, और ये वाकई फिर इसका मतलब जो जख्मी की 40 जख्मी, 80 जख्मी, और इसका मतलब ये कि वो फिर इस लायक नहीं रह जाते कैप्टन साहब कि वो फिर दोबारा मैदान के जंग में जाएं। इसका मतलब तो ये सीधे सीधे हुआ, क्योंकि अगर एक पैर उड़ गया, एक हाथ उड़ गया, और इस तरह से तो ये माना जाए। कैप्टन साहब, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एक खबर ये आ रही है कि ईरानी डेलीगेशन फिर पाकिस्तान पहुंचा है, और बातचीत फिर से शुरू होने की बात हो रही है। 10 दिन के सीज फायर की बात की जा रही, और ये अमेरिका जो है फिर सीज फायर कर रहा है। लेकिन बात वही आ जाती है कि अमेरिका जब कमजोर पड़ता है या उसके साथ कोई हादसा होता है तो सीज फायर करता है, जब फिर थोड़ा सा रिलैक्स मूड में होता है फिर ये हमला कर देता है। तो इससे कैसे बात बनेगी? लेकिन ईरान का डेलीगेशन गया है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी मैं बहुत हेलो। वसूख से नहीं कह सकता जी। हाँ हाँ, बोलो। प्रदीप को फोन आया होगा, प्रदीप जी का। नहीं, नहीं आया। नहीं आया। सॉरी सॉरी, वो नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात जी। हाँ, मैं वो कुछ ज्यादा डेलीगेशन में पूछा था। नहीं, मेरा सवाल था कि ऐसी अब खबर आ रही है कैप्टन साहब कि ईरानी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान गया है, और एक बार फिर बातचीत की पेशकश की जा रही है, और अमेरिका फिर चाहता है कि बातचीत हो। अमेरिका की मुश्किल ये है कि जब वो फंसता है तो बातचीत करता है, रिलैक्स मूड में होता है तो हमला कर देता है। तो ये जो बातचीत शुरू हुई है 10 दिन के सीज फायर को कैसे देखते हैं अगर ये होती है तो? हाँ डॉक्टर रिजवी, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पाकिस्तानी डेलीगेशन ईरान जाके 10 दिन की सीज फायर की बात करता है तो प्रपोजल अमेरिका की तरफ से ही आया होगा। किसी भी लड़ाई में हमेशा ऐसा होता है कि कुछ दिन लड़ाई चलती है, कुछ दिन ठंडा रहता है, कुछ दिन लड़ाई चलती है, कुछ दिन ठंडा रहता है। ये 1965 की जंग में हम देख चुके हैं, ये 1971 की जंग में हम देख चुके हैं, कारगिल की लड़ाई में भी हम देख चुके हैं। जब जंग चलती है उसका ज्यादातर एक पॉलिटिकल रीजन ही होता है। अमेरिका जब जंग लड़ रहा होता है तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को दिखाना है कि वो मजबूत लीडर है, बॉम्बिंग करते हैं। कई बार उनको अपना पीछा छुड़ाना होता है, अपने क्रिटिक जो
उनको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, चाहे डेमोक्रेट्स क्रिटिसाइज करें, चाहे रिपब्लिकन्स क्रिटिसाइज करें, कई जगह आम जो फौजियों के माँ बाप हैं, आम फौजियों की पत्नी हैं, वो क्रिटिसाइज कर रही हैं, तो दिखाना होता है अपने क्रिटिसाइज करने वालों को कि मैं कुछ कर रहा हूं, तो बॉम्बिंग कर देते हैं। बाकी ईरान के ऊपर देखिए, ईरान ने मिसाइलें दागी थी 3 आज से 10 दिन पहले। उसके बाद ईरान के ऊपर उसी बहाने पर बॉम्बिंग कर रहे हैं। हमेशा ऐसा होता है किसी भी युद्ध में। जैसे यूक्रेन और रशिया का भी युद्ध, ऐसा नहीं है कि लगातार हर रोज लड़ाई होती है। वो एक दिन 1 घंटा 2 घंटा कुछ होता है, फिर उसके बाद 3-4 दिन तक, अगले 24 घंटा 48 घंटा शांति रहती है। शांति के दौरान 2 चीजें होती हैं, एक तो बातचीत का माहौल बनाया जाता है, दूसरा है पीछे पीछे तैयारियां भी की जाती हैं। जब भी हम सोचते हैं कि, देखिए मैं फाइटर पायलट था तो बता ही देता हूँ, हम सोचते हैं ना बम गिरा दिए, अरे बम भी तो कहीं से आएगा ना। किसी के घर में रेफ्रिजरेटर एक ही होता है, चलो अमीर आदमियों के घर में 2 रेफ्रिजरेटर होते हैं, किसी के घर में 16 रेफ्रिजरेटर नहीं होते हैं। हम सोचते ना मिसाइल, अमेरिका मिसाइलें दाग रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि मिसाइल मूंगफली की तरह आ रही हैं, पीछे से आप दागते रहो, पीछे से और मिसाइलें आती रहेंगी, आप दागते रहो, पीछे से और टॉमाहॉक मिसाइल आ जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो कि जमीन पे जो कमांडर होता है उसके पास वही 6, 16, 18, 32 बॉम्ब या मिसाइल होती हैं। जब वो उनको खत्म करता है तो पीछे फोन करता रहता है, और पीछे से जो अगली खेप होती है ना बॉम्ब्स की और मिसाइल्स की, वो आती नहीं है, क्योंकि उसके पास भी नहीं है। वो पीछे वाला जो है वो नेक्स्ट हायर बंदे को फोन करता है कि कुछ बॉम्ब्स भेजो, मिसाइल्स भेजो, वो आती नहीं है क्योंकि उसके पास भी नहीं है। भले ही वो ये मीडिया में मतलब ये बताना आसान बड़ा नहीं है, मुश्किल है। मतलब हाँ आसान ये नहीं होता है। अगर हम कह लें कि मतलब कई फोन ये वो जल्दी करो, और जैसे होता है ना भाई ये खत्म हो रहा है और ये हो रहा है और वो जी। डॉक्टर रिजवी, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, अब ऑपरेशन सिंदूर है, बता ही देता हूँ, सीक्रेट नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर है, हमने एक आकाश मिसाइल डिप्लॉय की हुई है, समझिए जोधपुर में, नलिया में। अब उसके पास जो मिसाइलें थी, उसने 24 मिसाइलें थी, उसने फायर कर दी। अब वो बार बार फोन कर रहा है दिल्ली की तरफ कि और मिसाइलें भेजो। अब दिल्ली वाला जो फोन वाला है उसके पास कितनी मिसाइलें बची हैं? 150, 200। वो सोच रहा है मैं इनको पठानकोट भेजूं, या श्रीनगर भेजूं, या सूरतगढ़ भेजूं। तो ये जो हम दिखाते हैं ना, मिसाइल पे मिसाइल पे मिसाइल पे फायर हो रही हैं, ये बस वो 15 सेकंड का शो होता है मीडिया के सामने। मतलब लॉजिस्टिक सप्लाई चेन फौज का बहुत ही तंग होता है। जी जी। और कैप्टन साहब अब बता रहे हैं कि जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल अमेरिका के पास है वो भी अब बहुत मतलब ज्यादा नहीं रह गई हैं, ये ऐसी खबरें आ रही हैं। यानी कल मैं देख रहा था और एक्सपर्ट का कहना था कि बहुत ज्यादा जंग करने की पोजीशन में अमेरिका भी अब नहीं है कि वो बहुत हैवी जंग के लिए तैयार हो। डॉक्टर जी, क्योंकि अभी अमेरिका की बात हुई, मैं टोमाहोक मिसाइल का एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब एक सबमरीन का कमांडर है, उसके अंदर सबमरीन के अंदर 20 टोमाहोक मिसाइल लगी हुई है। अब वो दाग देता है, उसको हुक्म आता है तो वो 20 मिसाइलें दाग देता है टारगेट की तरफ। अफगानिस्तान में भी उन्होंने टोमाहोक क्रूज मिसाइल बहुत सारे दागे थे। अब जब 20 उसने दाग दिए तो 20 कहीं से उसके पास आनी चाहिए ना, तो कहां से आएंगी? वो सेंट्रल कमांड को बोलता है, सेंटकॉम को बोलता है। सेंटकॉम वहीं पर है, बहरीन वहरीन के आसपास, कतार। अब सेंटकॉम जो है उसको 20 मिसाइलें और इशू करती है। कहां से इशू करती है? क्योंकि सेंटकॉम के पास 1 या 2 सप्लाई शिप है, वो समुद्र में इधर उधर 2000 किलोमीटर दूर सप्लाई शिप घूम रहा है, सप्लाई शिप है। उसके अंदर सेंटकॉम ने रखी हुई है पूरी लड़ाई के लिए, समझिए 200 टोमाहॉक मिसाइल।
अब वो शिप से 200 टॉमहॉक मिसाइल हैं, वो शिप से जो कि 2000 किलोमीटर दूर है, वहां से उस सबमरीन तक पहुंचाना लॉजिस्टिक्स चैनल है, चैलेंज है। और अफगानिस्तान और ईरान में क्या है कि वो 200 मिसाइलें भी अगले 3 दिन में खप गई। ये जो हम देख रहे हैं, अमेरिका ने बंदर हबास में वार कर दिया, 20 टॉमाहॉक गई। अमेरिका ने चबार पे हमला कर दिया, 20 टॉमाहॉक मिसाइल गई। अमेरिका ने उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट के सपोर्ट पे फायर कर दिया, 20 टॉमाहॉक मिसाइल गई। तो जो वो सपोर्ट शिप है, जो लॉजिस्टिक सप्लाई का जो सपोर्ट शिप है अमेरिका का, वो जो 2000 किलोमीटर दूर अरब सागर के दक्कन में खड़ा हुआ है, इंडियन ओशन में खड़ा है, डियागो गार्सिया के पास खड़ा है, उसकी 200 मिसाइलें भी अगले 4-6 दिन में खत्म हो गई। तो वो क्या करेगा? वो वॉशिंगटन में फोन कर रहे हैं पेंटागन को रोज। जो सप्लाई शिप का जो कमांडर है, वो लड़ता नहीं है, वो सिर्फ जैसे स्टोर रूम का इंचार्ज है, वो बड़े स्टोर रूम का इंचार्ज, वो वॉशिंगटन में रोज फोन कर रहा है कि 200 में से मैं ऑलरेडी 150 मिसाइलें दे चुका हूं, 40 बची हैं, और भेजो। अब वॉशिंगटन कहां से भेजेगा? पेंटागन कहां से उसको और 200 मिसाइलें भेजेगा? सप्लाई शिप को मदरशिप बोलते हैं हम लोग हमारे जार्गन में। वो नेटो के भंडार से भेजेगा। अब नेटो ने यूरोप में कितने टॉमाहॉक मिसाइल रखे हैं? 400, 600, चलो 800, उसमें से वो 200 निकाल के भेज देते हैं उस मदरशिप को। अब नेटो में रखना है, समझिए 800, 200 भेज दिए या 400 भेज दिए गल्फ की तरफ, तो नेटो तो डाउन हो गया ना। नेटो को तो तैयार रखना है ना, रशिया से कोई औचक लड़ाई होगी तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो कारखाना है अमेरिका में या जहां पर भी, उसको बोला जाता है यार तू और ज्यादा बना। उसमें भी समय लगता है ना। सरकारी डिपार्टमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि बाजार में जाके 40 रुपए देकर 2 बाल्टी खरीद के ले आए। बड़ी सैंक्शंस होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को साइन करने पड़ते हैं, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस को साइन करने पड़ते हैं। भारत में राजनाथ सिंह जी साइन करेंगे, निर्मला सीतारमण साइन करेंगे, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स बोल रही है 200 मिसाइल चाहिए। 200 मिसाइल की कीमत 400 करोड़ है। बहुत कॉम्प्लेक्स है सिस्टम। तो ये समझाना मुश्किल है कि हथियार बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं। आप समझो 5 स्टार होटल में घुस गए और आपकी जेब में 150 रुपए पड़े हैं, ऐसी हालत होती है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है इस वक्त की। और आखिर में एक छोटा सा कमेंट कि क्या लग रहा है कैप्टन साहब, ये तमाम सूरत हाल है और ये अमेरिका को भी पता है, ईरान को पता है, मिडिल ईस्ट कोई चाहता नहीं है कि जंग हो। तो ऐसे में और अब ये खबर आ रही है कि कतर से, कुवैत से, ये सब बहरीन से ये बेसेस भी खाली अमेरिका कर रहा है, वो खतरे की वजह से या जो भी। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो इसको थर्ड वर्ल्ड वार या इस तरह की चीजें ये होंगी। डॉक्टर रिजवी, थर्ड वर्ल्ड वार कभी नहीं होगा। कम से कम इराक और अमेरिका की लड़ाई में तो नहीं होगा। रशिया नहीं आएगा, चाइना नहीं आएगा, उनकी प्रायोरिटीज दूसरी हैं, वो और कहीं फंसे हुए हैं। नॉर्थ कोरिया की बस की नहीं है। नेटो कंट्री नहीं आएंगे लड़ने के लिए। गल्फ कंट्रीज बहुत डरते हैं, वो अपनी आवाम से डरते हैं, तो वो लड़ने नहीं आएंगे। गल्फ कंट्रीज का माहौल ऐसा है कि जिस भी गल्फ कंट्री ने अपनी नेवी को या आर्मी को या एयरफोर्स को अमेरिका की मदद से ईरान में भेजा, वो नीचे आवाम नाराज हो जाएगी, उनके महलों में घुस जाएगी। तो गल्फ कंट्रीज लड़ाई नहीं करेंगी। लड़ाई सिर्फ अमेरिका को ही करना पड़ेगा। बटन दबाने वाले सिर्फ अमेरिका के ही अफसर होंगे। अभी जो हम देखते हैं कि कुवैत पे हमला हुआ ईरान का और पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल ने शूट डाउन कर दिया, ये कोई नहीं जानता कि वो कुवैत का कैप्टन साहब नहीं था जिसने बटन दबाया। जिसने बटन दबाया वो अमेरिका की एयरफोर्स का कैप्टन साहब था, जिसने पेट्रियट मिसाइल लॉन्च किया। ये हम देखते ना, बहरीन पर हमला हुआ तो बहरीन ने दावा किया है कि उसने ईरान की मिसाइलों को हवाई में मार डाला। वो रेडार कंट्रोलर जो हुआ है वो बहरीन का नहीं था, अरब बोलने वाला नहीं था।
इन देशों में अगर आप जाएंगे तो इनकी फौज उनके लोग ज्वाइन नहीं करते। फौज देखिए, कुवैत, बहरीन, यहाँ पर उनके जो अपने बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, वहां की पहली चीज तो गरीब लोग होते ही नहीं है, सभी का पेट भरा होता है। कुवैत, बहरीन, ओमान, इन सब देशों में कोई बच्चा फौज नहीं ज्वाइन करता। इनके यहाँ पर क्यों ज्वाइन करेगा? उसको ऐसे ही नौकरी, $1000 की नौकरी ऐसे ही मिल जाती है, तो $500 में फौज क्यों ज्वाइन करेगा? दूसरी चीज है, वो अपने मम्मी पापा के साथ बैठा हुआ है, फौज क्यों ज्वाइन करेगा? मम्मी पापा के पास काफी कुछ है। तो फौज इन देशों में जो ये हम बोलते हैं ना कि पेट्रियट एयर डिफेंस, थर्ड एयर, ये सब अमेरिकन सोल्जर्स ऑपरेट कर रहे हैं। रेडार कंट्रोलर भी सारे जमीन पे जो बैठे हुए हैं वो अरब स्पीकिंग वहां के लोकल बाशिंदे नहीं है, सारे अमेरिकन हैं। जी डॉक्टर रिजवी। ये बिल्कुल आपने सही कहा और मुझे भी ये लग रहा है कि फिलहाल जो है जंग बढ़ेगी नहीं और कहीं न कहीं सबको अपना कंट्रोल अपने आप को करना पड़ेगा और यही सब चाहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। जो भी और हालात होंगे फिर आप आपसे राब्ता करेंगे, इंशाल्लाह उस पे बातचीत करेंगे। तो फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय